जोहार दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं संविधान सभा का निर्माण संविधान सभा द्वारा। इससे पहले के क्लास में हमने देखा कि संविधान बनाने में क्या क्या समस्याएं आई, कितनी चुनौतियां थी, और जब संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया जा रहा है तो उस समय भी क्या क्या चुनौतियां उठेगी। उसमें हम देखते हैं कौन कौन सी प्रमुख समितियां हैं जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। क्या है संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण। संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण। जैसे कि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि संविधान का निर्माण जो हुआ था कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के प्रपोजल पर हुआ था, और संविधान सभा में कुल 389 मेंबर थे, शामिल होने थे, जिसमें से 92 ब्रिटिश प्रांतों से और 4 ब्रिटिश कमिश्नरी से क्षेत्रों से और 93 देशी रियासतों से आने वाले थे। प्रांतों में चुनाव इनडायरेक्ट रूप से होने वाला था, मतलब इसका तात्पर्य हुआ कि जो प्रांतों संविधान सभा के जो सदस्य जो चुन के आते प्रांतों से, उनका जो चुनाव होता अप्रत्यक्ष रूप से उनके सदस्यों का चुनाव होता। उसकी व्यवस्था की गई थी। सांप्रदायिक निर्वाचन भी शामिल था, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सब की जनसंख्या के आधार पर सीटों की बंटवारे का था, और प्रोपोर्शनल रिवर्स सिस्टम यानी एकल संख्यक मतदान प्रणाली को अपनाया गया था। चुनाव में देशी रियासतों के प्रतिनिधि 93 वहां के राजा के मनोनयन से आएंगे। ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों से कितने कितने प्रतिनिधि आएंगे या चुने जाएंगे, इसका निर्धारण उनके जनसंख्या के आधार पर होगा। प्रति 10 लाख जनसंख्या के आधार पर एक सीट निर्धारित की जाएगी। उपयुक्त योजना के तहत जुलाई अगस्त 1946 में 296 सीटों के लिए चुनाव हुए, जिसमें से कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73 और अन्य गण को 15 सीटें मिली। कुछ रियासतों ने संविधान सभा में शामिल होने से मना कर दिया या भाग नहीं लिया, जैसे जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद इत्यादि रियासतों ने संविधान सभा का बहिष्कार किया और चुनाव में भाग लेने का इरादा ही नहीं जताया अपना। चुनाव में हार से बौखलाई मुस्लिम लीग ने भी संविधान सभा का बहिष्कार किया, क्योंकि अब उनको समझ में आ चुका था कि अब उनकी हार हो चुकी है और संविधान सभा में किसकी चलेगी, कांग्रेस की चलेगी, क्योंकि कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आई थी जो 208 सीटें जीती थी। इसलिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया, रियासतों ने भी भाग नहीं लिया। बाद में देशी रियासतों के प्रतिनिधि संविधान सभा से जुड़ने लगे। मुस्लिम लीग बाद में जुड़ी या शामिल तो हुई, मगर उनका उद्देश्य संविधान सभा में सहयोग करने का नहीं बल्कि समस्या उत्पन्न करने का, अवरोध पैदा करने के लिए शामिल हुई और संविधान सभा में बैठक में शामिल होते रही और अवरोध संपन्न करते रही। तो संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण, संविधान सभा की पहली बैठक आनंद फानन में 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके टेम्पोररी सदस्य सीनेटी के तौर पर सचिदानंद सिन्हा को चुना गया, जो बिहार के थे। अस्थायी सदस्य उनको बनाया गया। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को ही हुई, जिसमें परमानेंट चेयरपर्सन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। इसके बाद जो तीसरी बैठक जो हुई 13 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यह प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया और यही भारत के संविधान का प्रस्तावना का आधार बना। ये जो 3 डेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 फर्स्ट मीटिंग। इस समय
अस्थायी सदस्य, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा सीनेटी के तौर पर वरिष्ठ थे, इनके तौर पर इनको अध्यक्ष बनाया गया। फिर सेकेंड मीटिंग जो हुई 11 दिसंबर 1946 और परमानेंट चेयरपर्सन, परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। ठीक, तीसरी बैठक जो हुई 13 दिसंबर 1946, इस दिन जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया। देखिए, हमें लगता है कि फैक्चुअल्स है, फैक्चुअल्स डेट है और बहुत बार पूछे गए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी कभी इसी में इसको ब्रेक करने के लिए मैच 1 और मैच 2 करके आपसे पूछ देगा। एक तरफ डेट दे देंगे 11 दिसंबर, 9 दिसंबर, 13 दिसंबर, 22 जनवरी और इधर, तो इसको क्वेश्चन पूछने के बहुत से तरीके होते हैं, तो इसको आप देखिए। जब उद्देशिका प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में प्रस्तुत किया, तो और यह प्रस्ताव फिर 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया और यही भारत की संविधान सभा का प्रस्तावना का आधार बना। ठीक, अब संविधान बनाने के लिए संविधान सभा में छोटी छोटी कमेटियां के तौर पर बांटी गई और उन कमेटियों के अलग अलग सदस्यगण अध्यक्ष थे। सभी लोगों ने अपनी समितियों के अध्यक्ष पद या उनके सदस्यता को बहुत अच्छी तरह से अपना योगदान दिया और जो भी उनको कार्य मिली थी कमेटी की तरफ से, उन्होंने बहुमूल्य योगदान दिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति मतलब यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। मूल अधिकारों पर समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके चेयरपर्सन थे। अल्पसंख्यकों पर कमेटी, सरदार पटेल। प्रांत संविधान समिति, सरदार पटेल इसके चेयरमैन। नियम कमेटी, नियमन कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देशी रियासतों पर समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। कार्य संचालन समिति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अलावा 3 अन्य मेंबर भी थे। के मुंशी प्रेसिडेंट थे उसके, और गोपाल स्वामी अयंगर, विश्वनाथ दास। झंडा समिति के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो इस सारे कमेटी के लोगों का नाम याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनके अलावा 6 सदस्य और थे। अदर मेंबर्स, 6 अदर मेंबर्स। इस 6 अदर्स मेंबर्स का नाम देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर,
अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक, एन गोपाला स्वामी नेक्स्ट के मुंशी मोहम्मद शहदुल्ला BL मित्तल एंड DP खेतान। ये जो इससे पहले जो जैसे कि मैंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके स्वरूप समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे और उनके अलावा 6 अदर मेंबर थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी, KM मुंशी, मोहम्मद शहदुल्ला, BL मित्तल, DP खेतान। लेकिन इसमें जो BL मित्तल और DP खेतान जो थे, DP खेतान माधवराव की जगह आए थे और BL मित्तल जो है T कृष्णचारी की जगह आए थे, क्योंकि इन दोनों का देहांत हो चुका था। ठीक, अब सवाल यह है कि T कृष्णचारी की जगह बाद में DP खेतान ने ले लिया और माधवराव की मृत्यु के बाद BL मित्तल ने उनका जगह ले लिया। प्रारूप समिति का गठन जो 19 अगस्त 1947 को किया गया था, इसका गठन जो है 29 अगस्त 1947 को किया गया था। क्लियर? समिति ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट, इस कमेटी ने, इनकी जो कमेटी बनी, इस कमेटी ने ड्राफ्ट रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 को पेश किया। कब पेश किया? 21 फरवरी 21 Feb 1948 को अपना रिपोर्ट पेश किया। क्लियर? रिपोर्ट में 315 आर्टिकल और 8 अनुसूचियां बनाई गई। इन्होंने जो पेश किया रिपोर्ट में जो था, आर्टिकल 315 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल पेश किया। कहां पेश करेंगे? संविधान सभा में पेश करेंगे। तो आपको इससे पता चल रहा होगा कि संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण। अब मेरा सवाल यह है कि बहुत सारे यहां पर बातें उठती है कि संविधान के पितामह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भीमराव अंबेडकर। तो ये कहना कितना उचित है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही भारत के संविधान का निर्माण किया? क्या इन सभी का उतना योगदान नहीं था? हाँ, ये मैं बिल्कुल मानता हूं, रिस्पेक्टेड पर्सन है, उनका योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। आज उन्हीं का योगदान है भारत में, और भारत को एक उन्होंने एक ऐसा संविधान बना के दिया कि आज लगभग 80 साल के आसपास होने के बावजूद भी हमने कभी संविधान बदलने की मांग नहीं की। हमने अपनी जरूरतों के अनुसार, अपनी समस्याओं के अनुसार, अपने वातावरण के अनुसार उसमें संशोधन करके अपने लोगों के लिए हमने कानून बनाया। लेकिन संविधान बदलाव के लिए, और हमारा देश में कभी भी तानाशाह शासन लागू नहीं हुआ, ना आगे भी होगा। भ्रष्टाचार हुए, बहुत कुछ चीज हमारे देश में हुए, परंतु संविधान बदलने की मांग नहीं की गई। क्यों? क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर का ऐसा संविधान बनाया गया हुआ है।
तो आज उन्हीं का योगदान है। लेकिन एक कहना कतई सही नहीं है कि उन्हीं के बदौलत और एक ही आदमी को पूरा श्रेय दे दिया जाए संविधान का, उचित नहीं है, क्योंकि इसमें 6 अन्य लोगों की भी है। लेकिन ये विडंबना है देश का कि उन 6 लोगों को नाम ही याद नहीं किया जाता है। संविधान के पितामह, संविधान ए, संविधान ओ, भीमराव अम्बेडकर है भी, योगदान है, अतुलनीय है। और जैसा हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब जैसा भारत का निर्माण करना चाहते थे वैसा भारत बना कहां? सरकार वैसा भारत कहां बने? संविधान को अगर सही से व्याख्या किया जाए, भीमराव अम्बेडकर का अगर संविधान को देखा जाए तो भारत की एक अलग छवि चलती थी। अगर उनके बताए हुए मार्ग पर अगर भारत चलता तो आज भारत की पहचान कुछ और रहती विश्व में, न कि हम कस्टलिजम्स के तौर पर लेते। आप खुद उससे सोचिए कि एक लोअर फैमिली का बच्चा पढ़ के आया, संविधान बनाया, लेकिन कहीं भी भेदभाव नहीं दिखता है संविधान में। संविधान के सारे वर्गों को हित में ध्यान को रखा गया, भले ही कहीं कुछ त्रुटियां रही जो इन 6 लोगों का नाम जुबान पे नहीं है, लेकिन इसमें इन 6 लोगों का भी नाम बहुत तो तो ऐसे बहुत सारी चीज होते हैं जो हम पॉज कर देना। क्या क्यों? चलिए, तो हमने देखा कि जो प्रारूप समिति बनी उसमें अंबेडकर के अलावा भी 6-7-10 और थे। उनका भी उतना ही योगदान है जितना भीमराव अंबेडकर जी का योगदान है। लेकिन देश की विडंबना रही है कि उन 6 महापुरुषों के योगदान को नहीं कोई जानते हैं। अगर किसी से पूछिए तो भीमराव अंबेडकर सबकी, तो जय भीम। और ये बताता है कि भीमराव अंबेडकर के सपने को
उन्हीं के लोग तोड़ रहे हैं। वो कभी भी ऐसा जय भीम का नारा लगाना चाहते ही नहीं थे। वो तो एक देश का निर्माण करना चाहते थे, एक स्वस्थ भारत, मजबूत भारत। लेकिन यहां तो मैं देखता हूं करनी सेना, जय भीम। अभी क्या क्या होगा तो उतना तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि हम लोग ये पॉलिटी की क्लास चल रही है, कोई मैं नेता नहीं हूं जो भाषण दूं मैं, तो उसको देखते हैं। तो जब प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट जब प्रस्तुत किया 21 फरवरी 1948 को, तो उस समय उन्होंने टोटल 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां बनाई थी संविधान में। और फर्स्ट ड्राफ्ट को संविधान सभा के सदस्यों ने प्रांतीय विधानसभा और जनता के बीच चर्चा के लिए, विचार के लिए रखा। 8 महीने बाद उनके सुझावों पर दूसरा तैयार हुआ। मतलब पहला ड्राफ्ट जो हुआ लोगों के पास गया, लोगों के पास समझाने में कितना वक्त लग गया? 8 महीने का वक्त लगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है भारत एक विरोधाभासी देश है, पहले भी और वर्तमान में भी। हम कभी एक नहीं हो सकते और न कभी एक होंगे। कभी जात के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी किसी के नाम पर युद्ध होते रहेगी। तो लोगों को समझाने समझने में टोटल 8 महीना का वक्त लगा, नहीं पास हुई। दूसरा ड्राफ्ट तैयार हुआ अक्टूबर 1948 में, और अब इस दूसरे सेकेंड ड्राफ्ट को संविधान सभा के अनुमति के लिए लाया गया। यह 3 सीटिंग से गुजरा, 3 वाचनों यानी 3 सीटिंग मतलब 3 चरण से गुजरेगा। फर्स्ट सीटिंग यानी पहला वाचन जो हुआ 9 नवंबर 1948 को खत्म हुआ। दूसरा से वाचन इसका 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। यह दूसरे वाचन के दौरान 7,635 संशोधन पेश किए गए, जिनमें से 2,473 पर विचार हुआ। आप सोचिए कि 7,635 संशोधन पेश किया गया संविधान सभा में, लेकिन विचार किस पर हुआ? 2,473 संशोधन पर विचार हुआ, यानी 5,000 का, मतलब विरोधाभास पता चल रहा है क्लियरली। तीसरा और अंतिम सिटिंग जो हुआ संविधान सभा का 14 नवंबर 1949 को स्टार्ट हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रारूप समिति पर साइन कर दिया। मतलब हमारा संविधान बनकर तैयार कब हो गया? 26 नवंबर 1949 को संविधान बन गया। उसके साथ सदस्यों ने भी साइन कर दिया। इसलिए 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा अंगीकृत आत्मकृत किया गया, परंतु हमने इस दिन संविधान को लागू नहीं किया, बल्कि 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू करने का इंतजार किया। तो आखिर ऐसी क्या रीजन थी कि जो 26 नवंबर 1949 को संविधान बना, हमने मान लिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन हमने लागू नहीं किया पूरे देश में? कुछ लाइनों को छोड़कर हमने 26 जनवरी का इंतजार क्यों किया? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हमने अपना पहला स्वराज रावी नदी के तट पर झंडा यानी स्वराज यानी स्वतंत्रता दिवस मनाया था। हमने अपनी स्मृति को याद रखने के लिए एक सपना संजोया था कि जब भी हम होंगे तब हम उस दिन को याद करेंगे 26 जनवरी को। तो इसलिए हमने 26 जनवरी का इंतजार किया और 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान को पूरे देश में लागू कर दिया, क्योंकि हम अपने सपने को संजो के रखना, याद करके रखना चाहते थे उस स्मृति को। और इस प्रकार 2 वर्ष 18 महीने 11 दिन लंबे समय के बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया हुई। कितने दिन लग गए? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन संविधान बनाने में लगा समय।
लगा समय। ये वनडे एग्जामिनेशन से सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। तो संविधान सभा द्वारा स्वयं अब अंतरिम संसद में बदल गया। जो संविधान सभा था अब वो क्या हो गया, पार्लियामेंट में बदल गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही 24 जनवरी 1950 को अंतरिम राष्ट्रपति चुन लिया गया, क्योंकि वो क्या थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो उन्हीं को राष्ट्रपति 24 जनवरी को चुना गया 2 दिन पहले। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी को झंडा अगर उनको नहीं चुना जाता तो झंडा कौन फहराता? 26 जनवरी को हमारे देश का झंडा राष्ट्रपति फहराते हैं। 24 जनवरी 1950 को ही जन गण मन, राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत यानी नेशनल सॉन्ग के रूप में स्वीकार किया गया। याद रखिएगा, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? राष्ट्रगान हमारा क्या है? जन गण मन, और राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। किन्होंने गाया था जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगाल? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। और वंदे मातरम को किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी जी। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा और इसको एक्सेप्ट हमने किया 1950 को। राष्ट्रपति भी उसी दिन क्लियर हो गई अंतरिम रूप से और 26 जनवरी को पोस्ट हुआ। इसके अलावा संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को ही तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में अपना लिया था। 22 जनवरी 1947 को तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का कलर क्या है? सबसे ऊपर केसरिया, सबसे नीचे बीच में। तो याद रखिएगा, सबसे ऊपर जो होता है केसरिया, बीच में सफेद और हरा नीचे होता है। तो झंडा को हमने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया? 22 जनवरी। ठीक, 24 जनवरी 1950 को 3 काम हुए। अंतरिम रूप से राष्ट्रपति मिला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के रूप में। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को हमने अपनाया। राष्ट्रगान हमारा क्या है? जन गण मन अधिनायक, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाया था। राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। मई 1949 को राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ को औपचारिक रूप से हमने सदस्यता ग्रहण की, क्योंकि हम किसके कॉलोनीज रहे थे? ब्रिटेन के। तो आज भी हम कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं, क्योंकि कॉमनवेल्थ के मेंबर वो सारे देश हैं वर्तमान समय में भी जो कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में किसके कॉलोनीज रहे? उपनिवेश यूनाइटेड किंगडम के रहे, यानी ब्रिटिशर्स के रहे। इसका तात्पर्य हुआ कि कभी भी अगर भविष्य में कुछ भी अगर आपदा विपत्ता आता है तो हमारा राजा के रूप में सहयोग करेगा। अब देखिए, ये डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेसी है। ब्रिटेन क्यों नहीं करता इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में? हर देश एक दूसरे को करता ही है। तो इसको समझने की बात है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात है, एक राजनीतिक संबंध की बात है। और राजनीतिक संबंध हमारा ब्रिटेन से अच्छा है। उतार चढ़ाव वाली भी उतनी नहीं है जितना अमेरिका के साथ है। वर्तमान समय में मधुर संबंध है।
देखिए, जहां स्वार्थ की बात आती है तो सब एक ही हो जाते हैं। तो देश है और ये है। तो संविधान के कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे, जैसे अंतरिम संसद से जुड़े प्रावधान, नागरिकता से जुड़े प्रावधान, चुनाव से जुड़े प्रावधान और अस्थायी संक्रमणशील प्रावधान आर्टिकल 36। ये चारों चीज 26 जनवरी 1950 से ही लागू हो गया था। अब संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा के समस्त जो चुनौतियां जो विचारधारा की परिपक्वता की, हमारी विचारधारा एक नहीं थी, परिपक्वता नहीं था, अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा से जोड़ना और सांप्रदायिकता को रोकना, विघटनकारी ताकतों के बीच एकता को अखंडता के लिए सुनिश्चित रखना या सुनिश्चित करना, भारतीय संघ को कौन सा रूप प्रदान किया जाए, परिसंघ या संघ या फेडरलिज्म, ये सब भी सारी चुनौती समस्या थी हमारे लिए। लोकतंत्र की कौन सी प्रणाली को अपनाया जाए, संसदीय प्रणाली या अध्यक्षात्मक प्रणाली, संसदीय प्रणाली यानी जो अभी करंट में चल रही है, राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है और वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री है। अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम हम अपनाते तो यूएस जैसा सारा हेड पावर किसके पास रहता, प्रेसिडेंट के पास रहता, जो यूएस में चलता है, श्रीलंका में चलता है, कनाडा में चलता है। रशिया में फिर दूसरी है, रशिया कम्युनिस्ट कंट्री है, प्रेसिडेंशियल नहीं है, कम्युनिस्ट कंट्री है। उससे तो बोलोगे तो चीन में भी चलती है, लेकिन वहां तो वो सब अलग है, वो सब अलग है। तो लोग यही तो नहीं समझ पाते लोग कि वहां का प्रेसिडेंट पावरफुल है तो वहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, नहीं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में समझने की, वहां पर एक पार्टी की राज चलती है, तो उसको भी हम देखेंगे। तो ये जो सारे लोकतंत्र की कौन सी प्रणाली को अपनाया जाए, ये भी बहुत बड़ी समस्या थी। संसदीय प्रणाली को अपनाया जाए या अध्यक्षतात्मक प्रणाली को अपनाया जाए, पार्लियामेंट्री सिस्टम या प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अपनाया जाए, ये भी चुनौती भारत के सामने थी। इन चुनौतियों का सामना करते हुए संविधान सभा ने 2 सिद्धांत निकाले। पहला, संविधान में सर्वसम्मति से निर्णय का सिद्धांत, जहां तक संभव हो संविधान में वही प्रावधान लाया जाए जिस पर सभी की सहमति हो। तो इस पर जो सिविल सर्विस में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके, कांग्रेस ने सर्वसम्मति के सिद्धांत को क्यों अपनाया और संविधान सभा के निर्माण में, मतलब संविधान सभा के निर्माण में कांग्रेस ने सर्वसम्मति का सिद्धांत को क्यों अपनाया, क्योंकि उस समय कोई एक हो ही नहीं रहे थे और सब सम्मति होते तभी बनता। समायोजन का सिद्धांत दूसरा पॉइंट था, इसके तहत 2 विपरीत विचारधाराओं के साथ समन्वय किया जाएगा, जैसे अध्यात्मक और संसदीय, यानी प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री सिस्टम, संघात्मक और एकात्मक। यह सिद्धांत बीच का रास्ता निकाला और जहां सब सम्मति से हुई। संविधान सभा से जुड़े विवाद भी थे। क्या संविधान सभा को संप्रभु बनाया जाए और उसके द्वारा बनाए गए संविधान को संप्रभु संविधान कह सकते हैं? क्या संविधान सभा जनता की वास्तविक प्रतिनिधि थी? क्या संविधान सभा को पब्लिक सपोर्ट यानी जनता का समर्थन प्राप्त था? संविधान सभा का संगठन सांप्रदायिक था? संविधान सभा में वकीलों का प्रभुत्व था? यह जन जन तक फैली हुई बात थी और जनप्रतिनिधि कहीं नहीं थे। इसीलिए कहा जाता है कि भारत का संविधान उधार का बोरा है, वकीलों का स्वर्ग है, क्योंकि सब कोई वकील थे वहां पर। संविधान सभा ने संविधान बनाने में बहुत से समय और बहुत अधिक खर्च किया, मतलब समय भी ज्यादा लिया और पैसा भी अधिक खर्च किया, ये भी चुनौतियां थी। संविधान सभा में हिंदू का वर्चस्व था, ये भी बातें उठती है। तो संविधान सभा के स्रोत पे अगर हम विचार करें तो भारत का संविधान जब निर्मित हो रहा था तो विश्व में अनेक विकसित संविधान स्थापित और कार्यशील थे। अतः हमारे संविधानविदों ने भी अमेरिका, ब्रिटेन सहित दुनिया के अन्य देशों का संविधान पढ़ा और लगभग 62 देशों का संविधान पढ़ के अपने देश के संविधान में जो भी बातें लिखी गई, चाहे वो जर्मनी का संविधान पढ़ के लिखा गया हो, दक्षिण अफ्रीका का लिखा गया हो, रसिया का लिखा गया हो, जापान का लिखा गया हो, कनाडा का लिखा गया हो, फ्रांस का लिखा गया हो, ब्रिटेन का लिखा गया हो, या फिर
ऑस्ट्रेलिया से लिया गया हो, तो उन्हें हमने पढ़ा, लेकिन उनके तर्ज पर हमने अपना संविधान को नहीं बनाया। हमने अपना संविधान को अपनी स्थिति और परिस्थिति और अपने पर्यावरणिक समस्या को देखते हुए हमने बनाया। तो ये कहना कतई उचित नहीं है कि भारत का संविधान उधार का बोला है। भारत का संविधान के निर्माण के लिए भारत के संविधान के लोगों ने बनाया है, भारत के संविधान के सभा द्वारा भारत का संविधान बना है, यहाँ के लोगों ने अपना दिया है। इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक दूरदृष्टि सोच थी जो आज भी कारगर साबित हो रही है। हमने दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया, परंतु उनके अनुरूप नहीं डाला, हमने अपने अनुरूप अपनी परिस्थिति के अनुसार अपने संविधान में डाला। 62 देशों का संविधान से हमने पढ़ा, जो अच्छा हुआ हमने अपने अनुरूप डाला, उसके उपयुक्त उसी को शामिल किया अपने अनुरूप। संविधान पर सर्वाधिक मतलब मैक्सिमम इम्पैक्ट अगर बात की जाए तो 1935 एक्ट का है, क्योंकि 1935 का एक्ट किसका था? अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि हम लगभग 1200 साल उस एक्ट के अंतर्गत हम काम कर चुके थे, हमें एक्सपीरियंस हो चुका था। इसलिए मैक्सिमम 60% लॉ एंड ऑर्डर हमने किसका डाल दिया? 1935 का भारत शासन अधिनियम का डाल दिया। जर्मनी का एक दो है, मतलब इमरजेंसी लिया गया। पाकिस्तान तो अपना ही बना नहीं पा रहा, तो हम उससे क्या लेंगे? जिसमें लगभग 200 प्रावधान सीधे तौर पर लिए गए और इसके अलावा निम्नलिखित देशों से हमने निम्नलिखित प्रावधान स्वीकार किए। तो कल हम इसको देखेंगे किस किस देश से हमने क्या क्या संविधान हमने लिया, कल क्लास में लूंगा।